जी हाँ। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कक्षा 10, हिंदी माध्यम। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ने से पहले एक चीज़ आप ये याद रखिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो कोई भी अगर अभिक्रिया होता है तो उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन, किसी भी प्रकार के अलग भौतिक गुण या रासायनिक गुण में परिवर्तन होते हैं। अब परिवर्तन दो प्रकार के हैं, एक रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया और एक भौतिक परिवर्तन या अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के गुण, अवस्था, रंग, रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसे रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन बोल सकते हैं। फिर आता है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में जस्ट उसका ऐसा परिवर्तन होता है जो कि हम अगर भौतिक परिवर्तन में किए तो फिर से वो उस अवस्था में लौट सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाप बनना, भोजन का पचना, ये सब होता है। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। सही बात है। रासायनिक परिवर्तन का तात्पर्य ही रासायनिक अभिक्रिया से होती है। परिवर्तन के पश्चात क्या होता है? अब हमको हमारे मन में एक बात चलता होगा कि परिवर्तन हो रहा है तो उसके पश्चात कुछ तो होगा। तो परिवर्तन के पश्चात अवस्था में परिवर्तन, जो कि हमने पहले बताया, रंग में परिवर्तन होती है, गैस निकाला जाता है एवं तापमान निकलती है। अब कोई भी एक परिवर्तन को लीजिए, आप भोजन का पचना तो अलग होता है, रासायनिक परिवर्तन होती है उसकी। फिर आते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो जब ऑक्सीजन के उपचयित में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो हम मैग्नीशियम को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का यह प्रकार है, एक उदाहरण है, जो कि मैग्नीशियम रिबन है, उसको हम जलाते हैं तो वह एक लौ के साथ जलता है। तो सबसे पहले जानिए रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ऐसे में हम इसे कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर आते हैं बात अभिकारक। तो अभिकारक होती क्या है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ऐसे पदार्थ कौन हो गया? इस अभिक्रिया के जरिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जरिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है अभिकारक हो गया, जो कि दोनों मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो अभिकारक का परिभाषा यह हो गया कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद, तो यहाँ पे अभिकारक है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे मैग्नीशियम कहते हैं, सॉरी अभिकारक कहते हैं। शब्द समीकरण। अब आप समीकरण को तो दर्शा दिए, ऐसे लिख दिए, ऑक्सीजन मैग्नीशियम मिलकर वो बना रहा है। तो अब शब्द, उसको शब्द के रूप में निरूपित करने की उनके सूत्रों एवं शब्दों के रूप में लिखने की विधि को ही शब्द समीकरण कहते हैं। तो तीर का चिन्ह अभिकारक में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। अब कोई भी एक अभिक्रिया होता है तो जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसमें एक तीर होती है जो कि अभिकारक की दिशा को दिखाता है, अभिक्रिया की दिशा। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर नए पदार्थ क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिखा रहा है कि यह परिवर्तन के पश्चात मिला है। यह चिन्ह अभिकारक में LHS, जो अभिकारक है वो LHS, अभिकारक हमारा कौन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और उत्पाद में RHS में उत्पाद मतलब कि जो ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो हमारा उत्पाद हो गया, में योग को दर्शाता है। ये उनके बीच प्लस का चिन्ह अगर लगाते हैं तो उसके योग को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण लिखना। अब सबसे बड़ा बात होता है रासायनिक समीकरण लिखना। अब रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाए? तो रासायनिक समीकरण को लिखने का सबसे सुविधि है तो है समीकरण के शब्दों की जगह उनके सूत्रों में व्यक्त किया करना एवं उनके प्राकृतिक दशाओं के साथ साथ उनके द्रव्यमानों को संतुलित रखने की क्रिया को द्रव्यमान द्वारा ही रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया जैसे हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो इसके शब्द की जगह आप सूत्रों में व्यक्त करते हैं तो एक सुचारू समीकरण बन जाता है। जैसे मैग्नीशियम है Mg, ऑक्सीजन है O, तो इनके सूत्रों में एवं साथ ही इनके प्राकृतिक दशाओं मतलब भौतिक अवस्थाओं को लिखना एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप इनकी भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं तो एक अधिक सुविचारे और सुसंगठित समीकरण लगता है और इसका जो है
संरक्षण यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना होता है। इस अवस्था में व्यक्त करने पर हम यह उस रासायनिक समीकरण का ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। और अगर हम उनके सूत्रों, उनके के भौतिक अवस्थाओं, उनके परमाणु संख्याओं के को संतुलित कर कर लिखें तो उसका ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित तो हम बता दिए कि जब उनके अभिकारक एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या अगर समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले आते द्रव्यमान संरक्षण का नियम होते क्या। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि कोई भी वस्तु में ना तो एनर्जी डाला जाता है, ना तो एनर्जी निकाला जाता है, या तो यानी ना एनर्जी का यानी ना ऊर्जा का उत्पादन होता है, ना ऊर्जा का विनाश होता है। वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में विद्यमान होती है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है तो उसमें ना तो द्रव्यमान विनाश होगा, ना तो निर्माण होगा। मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद के बीच कुल द्रव्यमान समान रहेगा। बिल्कुल सही। मतलब कोई भी अभिकारक है और उससे जो उत्पाद मिल रहा है तो अभिकारक एवं उत्पाद दोनों के बीच का द्रव्यमान समान ही रहेगा। मतलब कि अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है तो इस साइड में आके मेरा 3 वाटर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, अर्थात वो नहीं है। इस प्रकार अभिक्रिया को कंकाली समीकरण कहते हैं। अब उनके सूत्रों, उनके द्रव्यमानों, इन सभी में व्यक्त करने के बाद जो समीकरण हमें प्राप्त होती है उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। जब रासायनिक समीकरण संतुलित हो तो उसे हम कंकाले या संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड होती क्या। रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि कोई भी एक समीकरण है तो उसको संरक्षित करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए हमें संख्याओं में गुना, उनको जोड़, उनकी संख्याओं को देखना पड़ता है। और हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, सबसे कम पूर्णांकों का उपयोग करके द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हुए उसका संरक्षित करना ही हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। रासायनिक समीकरण को उनके सूत्रों एवं उनके भौतिक अवस्था को लिखना अति महत्वपूर्ण होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया। रासायनिक समीकरण अगर आप लिख रहे हो तो उनको सूत्रों और एवं उनको भौतिक अवस्थाओं को बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़रिए से देखिए और उनको जरूर से जरूर लिखने का प्रयत्न कीजिए। समीकरण जैसे कि अगर आपको बता दें कि उनके सूत्र क्या होते हैं, तो जी से होता है गैस, एस से होता है सॉलिड यानी ठोस, और एक क्यू जो होता है वो होता है जलीय द्रव, जो और एक होता है एल लिक्विड। इनके जो भी अवस्था में है उनको दर्शाइए आप। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम जो है वायु से, खुली वायुमंडल है, यहाँ नमी है, अम्ल है, क्षारक है, जो भी है, इन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत जमा लेता है। परत जमाने के पश्चात अब इसे हम दहन करते हैं, अब इसे जलाते हैं तो जलाने में कठिनाई, बाधा उत्पन्न करता है। अब इन्हीं कठिनाइयों से बचने के लिए हम इससे मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि जलाने में कोई बाधा ना उत्पन्न ना हो और सुचारू रूप से जले। रासायनिक समीकरण के प्रकार। अब रासायनिक समीकरण तो हमें पता चल गया, जब 2 अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण कहते कितने प्रकार के हैं। तो रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में ही बदलता है, बात तो बोली गई है। अगर 2 अभिकारक में परमाणुओं की संख्या 2 और 3 है तो उत्पाद में उसी परमाणु का संख्या 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 और 3 मिलके 5 और इधर 5, तब जाके बैलेंसिंग होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने एवं जुटने
से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें नए टूटना, जैसे अभी मैग्नीशियम और रिबन क्या होता है, जुड़ रहा था तो उससे नए अभी उत्पाद मिल रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह कोई जुड़ता है, कोई टूटता है। संयोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया का वह प्रकार रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको पता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए उत्पाद, तो इसमें क्या कर रहा है, जब दो या दो से अधिक उत्पाद आपस में संयोग करके जुड़ करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, कार्बन है CO2 है ऑक्सीजन, तो इन दोनों को मिलकर बनेगा CO2। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये अधिक संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ये हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ? अभिक्रिया का वह प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें दो अभिकारक मिल रहे हैं, अभिकारक 1 अभिकारक 2, जाकर तीसरा उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकाल रहा है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे कैल्शियम और प्लस जल, कैल्शियम को जो रहता है उसको अब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल रहा है। ठीक है, उसके प्लस बाद में भी एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। साथ ही संयोजन उदाहरण CH4 मीथेन को जो है मीथेन गैस को अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो ऊर्जा भी निकलती है। क्या आपको पता है उष्मा एक श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? श्वसन, हाँ, भोजन का पाचना, हम लोग को ऊर्जा मिलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए देखते हैं कैसे। भोजन करने के पश्चात खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य पोषक तत्वों में सम्मिलित होते हैं जो हमारे शरीर में उपचयित कोशिका में वायु से अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। भोजन करने के पश्चात, भोजन आप किए, इसके पश्चात खाना टुकड़ों में टूट जाता है। टूटने के पश्चात उसमें जो पोषक तत्व मिला होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सारी चीज़ों में विभक्त होकर वो जो निकला, वो जो प्रोटीन और वसा, वो हमारी शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित वायु के साथ अभिक्रिया करके, तेजी से अभिक्रिया करके हमें ग्लूकोज का निर्माण करती है जो कि ऊर्जा के रूप में काम आता है, प्लस ऊष्मा भी प्रदान करता है। ठीक है, साग सब्जियां का कंपोस्ट होकर विघटित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी अपनाते हैं उसको भी ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है, वो भी सड़ गल के ऊष्मा के रूप में निकल जाता है, वो भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन को अपघटन भी कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया का वह प्रकार, वैसी अभिक्रिया, क्या बोल रहे हैं, अभिक्रिया, जैसे हमें क्या देखा था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ वो नहीं हो रहा है, अब एक अभिकारक मिलकर दो उत्पाद में टूट जा रहा है, इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट में ऊष्मा देने पर वह फेरिक ऑक्साइड, फेरिस कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह क्या वो वाला कैल्शियम कार्बोनेट को में ऊष्मा देने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में बदल जाता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती क्या है? वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा अवशोषित मतलब ऊष्मा सोखता है, उसमें ऊष्मा देना पड़ता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया
इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में उसमें देना पड़ रहा था, तब जाके टूट पे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 गैस बाहर निकल रहा था। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया आप ये समझ लीजिए कि इस अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील, दो अभिकारक होते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, वो अधिक अभिक्रियाशील धातु एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, दूसरी जगह पे आ जाते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को एक दूसरे को विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया का वह प्रकार, वैसे अभिक्रिया जो अधिक अभिक्रियाशील, यानी अगर आप ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो आपको कोई विस्थापित कर सकता है, इसलिए हमेशा ज़्यादा अभिक्रियाशील रहिए। जैसे लोहे की कील का रंग भूरा होना जब उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। आप एक बीकर लीजिए, बीकर, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन, हाँ